Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 31 अगस्त 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सबीना शोल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में एक इम्पॉर्टेंट शहर चर्चाओं में है, उसका नाम है कुर्स्क। अब दोस्तों ये जो शहर है ये रशिया में है, लेकिन रशिया में कौन से पर्टिकुलर रीजन में है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न रशिया, या ऑप्शन नंबर बी नदर्न रशिया, या ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न रशिया, या ऑप्शन नंबर डी सदर्न रशिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल आपको मिलेगा, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कल पीएम मोदी ने जो वधवन पोर्ट है, भारत का एक कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास पोर्ट प्रोजेक्ट है ये, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। तो इस पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र के अंदर पालघर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं इसके बारे में लोकेशन वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से मैप में समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और जानो, जब ये पूरा पोर्ट का फाउंडेशन रखा गया, उसी के साथ में पीएम मोदी ने कल लोगों से माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज़ किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता होगा। आज से कुछ दिनों पहले यानी 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है, जो पिछले साल 4 दिसंबर को इनॉग्रेट किया गया था, वो स्टैचू दोस्तों यहाँ पे टूट गया, कोलैप्स कर गया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो लोगों ने प्रोटेस्ट है वो दिखाया इस पर्टिकुलर स्टैचू के टूटने के बाद में, जिसके बाद पीएम मोदी ने माफ़ी मांगी है। और उनका कहना यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है एक जॉइंट टेक्निकल पैनल बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा जिसको यहाँ पर हेड किया जाएगा नेवी के माध्यम से, जिसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे। ये सब मिलकर जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों अभी के समय पर न्यूज़ में चल रही हैं। लेकिन अब हमारा जो स्पेशल फोकस है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो है वधवन पोर्ट के ऊपर में, जिसके बेसिस पे हमने थंबनेल भी लगाया है कि इंडिया का एक लार्जेस्ट पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो लग रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। ये जो पोर्ट बनने वाला, ये जो बंदरगाह होगा, देखो पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ से हम लोग अपने जहाज़ों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग पोर्ट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने पोर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारे जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो रखे रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बोला ये भी गया है कि जो ये पोर्ट है इसको बनाया जाएगा एक अलग से बॉडी के माध्यम से, और वो जो बॉडी होगी उसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। लेकिन उस बॉडी को बनाएगा कौन? हमारा JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ये मिलकर ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा पोर्ट होने वाला है जो ऑल वेदर में काम करेगा, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, या कैसा भी मौसम हो, उसमें बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे एक वर्ड ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो 2 प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो यहाँ पर 2 एरियाज़ हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो कि बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा हुआ है,
ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, मान लो हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है। अब होता यह है कि ये पूरा प्लॉट है, यहाँ पे हमें बिल्कुल बेसिक से पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। मान लो यहाँ पे भी हमारा टारगेट है कि हम एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अब क्या होगा, बिल्कुल बेसिक से काम शुरू होगा, है ना। पहले खुदाई होगी, फाउंडेशन रखा जाएगा, फिर उसके बाद में अच्छे से पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। तो बिल्कुल स्क्रैच से जो भी चीज़ें शुरू की जाती है उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ब्राउनफील्ड क्या होता है, यहाँ पर मान लो हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है, इस हॉस्पिटल में हम चीज़ों को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ऊपर एक और फ्लोर इसके ऊपर बना दिया हमने। तो यानी प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, बस उसके अंदर में थोड़ा सा अपडेशन यहाँ पे लाया गया है, तो वो होता है हमारा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों के बीच का फ़र्क याद रखिएगा। तो ये बेसिकली जो हमारा वधावन पोर्ट है, ये हमारा ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्कुल एम्प्टी लैंड पर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जाता है। और ये जो वधावन पोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र के अंदर पालघर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये इंडिया का मैप हुआ, ये हुआ हमारा महाराष्ट्र। इसको जूम करके देखोगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे पालघर वाला रीजन हुआ। यहीं पर जस्ट किनारे ये जो बंदरगाह है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बंदरगाह को एक समुद्र का एक्सेस चाहिए होगा जहाँ से हमारे जो जहाज़ हैं वो जा सकेंगे, सामान लेकर आ सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। तो इस तरीके से मान लो यहाँ कहीं ये जो पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये कौन से मॉडल पे काम करने वाला है, एक लैंडलॉर्ड मॉडल पे काम करेगा और इसको हम PPP के माध्यम से चलाएंगे। ये क्या है, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देखो होता यह है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है, अगर मान लो कोई पोर्ट प्रोजेक्ट है वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे काम कर रहा है, तो इसमें जो मेन पोर्ट की अथॉरिटी होती है तो वो तो एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड होंगे, प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो इसका ऑपरेशन जो है पूरी तरह से करने वाली है, यानी कि इस पोर्ट को चलाने वाली हैं, आगे फर्दर काम करेंगी। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बताया ये भी गया है कि जो ये वधावन पोर्ट है ये भारत का एक ह्यूज साइज का डीप वाटर पोर्ट है और इस पोर्ट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आईमैक कॉरिडोर। अब जब हम लोग बात करते हैं आईमैक कॉरिडोर की, तो एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा वो कॉरिडोर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत को मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के साथ जोड़ने की। तो इस वजह से यहाँ पर आईमैक बोलते हैं, आई से इंडिया और ME से मिडिल ईस्ट और बाकी जो बचा E है उसको बोलते हैं यूरोप और C से कॉरिडोर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है इसमें मेन पर्पस यही है कि इन तीनों रीजन को जोड़ा जाए और ये तीनों रीजन आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे से व्यापार कर सकें। तो वधावन पोर्ट मान लो यहाँ पे बनता है मुंबई के अंदर में, तो ये क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पोर्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, UAE के जबल अली पोर्ट को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आराम से व्यापार हो सकेगा। अब सपोज़ भारत को कोई सामान यूरोप में भेजना है या यूरोप से कोई सामान भारत में आना है, तो सीधा यहाँ से क्या होगा, जहाज़ से वो सामान जाएगा UAE में, उसके जबल अली पोर्ट पे सामान उतर जाएगा। उतरने के बाद में क्या होगा, एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी इस तरीके से और ये रेलवे लाइन सीधा इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगी। हाइफा पोर्ट जो कि यहाँ पर इसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, तो ये रेलवे लाइन पर सामान ट्रैवल करता हुआ हाइफा पोर्ट तक पहुँचेगा। हाइफा पोर्ट में वापस से सामान को अनलोड किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर से जहाज़ में चढ़ाया जाएगा और सीधा यहाँ पर ये ग्रीस में पहुँच जाएगा। कहाँ तक, ये पायरेस नाम की जगह है, यहाँ पर एक पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सामान पहुँच जाएगा और फिर ग्रीस ऊपर पूरे यूरोप के साथ में कनेक्टेड है, यूरोप के पूरे 27 देशों के साथ में। तो यूरोप से आप आराम से व्यापार कर पाएंगे। तो कहोगे आप कि आज क्या हम व्यापार नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, लेकिन जो रूट है वो दूसरा है। वो रूट क्या है दोस्तों, ज़रा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर रास्ता है जहाँ पे आपने इस तरीके से अरेबियन सी से जहाज़ को निकालना है, फिर पर्शियन गल्फ से होता हुआ रेड सी में एंट्री करेगा, फिर स्विस कैनाल से पार होकर मेडिटेरेनियन सी में आएगा और मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ इस तरीके से गुजरता हुआ जाके रशिया में जाएगा या हमारे पूरे यूरोप तक पहुँच सकेगा। लेकिन अभी क्या होगा, सीधा यहाँ से सामान पहुँचाया UAE में और सीधा यहाँ से यहाँ और फिर ऊपर हमने ग्रीस से कनेक्टिविटी बना दी। तो यह है हमारा आईमैक कॉरिडोर। तो इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में जो वधावन प्रोजेक्ट है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको मैप के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिख रहा होगा।
दूसरी चीज़, हमारे पास में एक और कॉरिडोर है जिसको बोलते हैं INSTC कॉरिडोर, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहाँ पे हम नर्दर्न और सदर्न रीजन्स को ज्वाइंट करने की बात कर रहे हैं। ऊपर आप देख पाएंगे रशिया और इंडिया को ज्वाइंट करने की बात की जा रही है। तो भारत रशिया कैसे ज्वाइंट हो सकते हैं? वैसे अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो पाकिस्तान का बहुत बड़ी बाउंड्री हमारे साथ में शेयर होती है। ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। हम लोग यहाँ पे दूसरा रास्ता चुनते हैं, ईरान वाला। तो ईरान में हमारा पोर्ट भी है, आपको पता होगा, हमने बंदर अब्बास पोर्ट भी है यहाँ पे ईरान के अंदर में। फिर उसके अलावा चाबार पोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो भारत ने डेवलप किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सामान सीधा यहाँ पे ईरान में पोर्ट पे उतारेंगे, फिर पोर्ट से सीधा ये सामान ऊपर रशिया तक जा सकेगा। तो ये बेसिकली हमारा INSTC कॉरिडोर है। तो इसमें भी वदवन पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सीधा यहाँ से इसी पोर्ट से कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो ये बोला जा रहा है इस वजह से पोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा पोर्ट होगा जो हमारे अरेबियन सी में या स्पेशली अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट को या पर्शियन गल्फ को सभी जगह को जोड़ सकेगा। क्योंकि ये तो हमने ऊपर बात कर ली चलो रशिया की, हमने मिडिल ईस्ट को भी जोड़ दिया इसी पोर्ट से, हमने यहाँ पर यूरोप को भी जोड़ दिया वदवन पोर्ट से। अरे अफ्रीका को कैसे भूल सकते हैं? ये आप देख पाएंगे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना। तो उसके अलावा जो ये अफ्रीका का पूरा ईस्टर्न पोर्शन है ये भी पोर्ट से जुड़ जाएगा। सीधा यहाँ पे जहाज़ हमारा इन सभी कोस्टल कंट्रीज़ में पहुँच जाएगा आराम से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस वदवन पोर्ट का हो गया। और बताया जा रहा है कि ये पोर्ट हमारे देश के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड पोर्ट है। क्योंकि इस बंदरगाह से 34 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई का फ्राइट कॉरिडोर आता है, जहां पे आराम से सामान को ट्रैवल करवाया जा सकता है। दिल्ली से मुंबई सामान पहुंचाया जा सकता है, फिर मुंबई से एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाहर में, या बाहर से कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है तो पहले इस पोर्ट में आएगा, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर जो हाईवे वगैरह है रोड्स के माध्यम से सीधा दिल्ली तक जा सकेगा। तो ऑल ओवर दी कनेक्टिविटी मिल रही है। अब जब इसको यहाँ पर तैयार किया जाएगा, क्योंकि पैसा खर्च आ जा रहा है, तो यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन 2 फेसेस में होगा, जहाँ पे इसकी टोटल कैपेसिटी बताई जा रही है 23.2 मिलियन TEU, दैट इज़ 20 फुट इक्विवेलेंट्स। ये बेसिकली यहाँ पर इसका मेजरमेंट है। इतने कंटेनर्स को यहाँ पे होल्ड कर सकेगा, इतने सारे कंटेनर्स यहाँ पे रखे जा सकेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये जो पोर्ट है एक डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट के अपने आप में फ़ायदे होते हैं। देखो होता यह है कि मान लो आपने समुद्र के पास में या कोई आपके पास में कोस्टल एरिया था, वहाँ पे आपने बंदरगाह बना दिया, और किनारे मान लो अगर पानी गहरा नहीं है तो क्या बड़े जहाज़ पहुँच पाएंगे किनारे तक? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो किनार गहरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ह्यूज साइज़ के जहाज़ एंड तक पहुंच सकेंगे, सामान को आप लोड अनलोड कर पाएंगे और आराम से यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर ये गहरा नहीं होगा तो आपको समुद्र में ही बीचों बीच में यहाँ पे जहाज़ को रोकना पड़ेगा, फिर छोटे छोटे जहाज़ यहाँ से भेजने पड़ेंगे, फिर उन छोटे जहाज़ों में सामान उतर जाएगा, फिर वो सामान इस तरीके से आएंगे। या चढ़ाना होगा तो पहले छोटे जहाज़ों में आपने सामान भर के पहले पहुँचाना होगा इस जहाज़ तक, फिर आप इसमें चढ़ा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यहाँ पे कॉस्ट फिर बढ़ भी जाती है। तो इस वजह से डीप वाटर पोर्ट का एक रेलिवेंट रोल होता है, जहाँ पे थोड़ा पानी गहरा होता है और हमारा जहाज़ बिल्कुल एंड तक पहुँच सकता है और सीधा मशीनों से सामान को लोड और अनलोड जहाज़ में किया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको बता ही चुका हूँ। IMEC कॉरिडोर में ये ताकत भर देगा, उसके अलावा INSTC कॉरिडोर को और ज़्यादा पावर दे देगा। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इन कॉरिडोर्स को मैप में अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रीलिम्स में कुछ और बेसिक चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे क्या क्या। भारत में जब हम लोग बंदरगाह की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया में 2 कैटेगरीज में पोर्ट्स को बांटा गया है। एक होते हैं मेजर पोर्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स मतलब बड़े साइज़ के होते हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स छोटे साइज़ के हैं। तो नॉन मेजर पोर्ट्स को कई बार हम माइनर पोर्ट्स का नाम भी देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो मेजर पोर्ट होते हैं ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आते हैं, और आज के समय पर इस प्रकार के 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास में। फिर से बोल रहा हूँ 12 मेजर पोर्ट्स हैं। तो आप कहोगे नहीं सर 13 मेजर पोर्ट्स हैं। देखिए 13वां जो ये वदवन पोर्ट है ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो करंट समय पर 12 फंक्शनल मेजर पोर्ट्स जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे माइनर पोर्ट्स की। तो माइनर पोर्ट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, और करंट समय पर 200 के आसपास हमारे पास में ये छोटे वाले पोर्ट्स यानी नॉन मेजर पोर्ट्स हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। मेजर पोर्ट्स हमारे यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में, केंद्र सरकार के अंडर में है ना, उनकी एक जो मंत्रालय है उसके थ्रू यहाँ पे ये पूरे गवर्न किए जाते हैं, और माइनर पोर्ट्स हमारी राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये आर्टिकल हमने कवर किया, इस आर्टिकल में इतना सारा बैकग्राउंड डेटा पड़ा, ये सब नोट्स बना के दोस्तों यहाँ पे आपको रेडीमेड फॉर्म में एक PDF के फॉर्म में तैयार करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आपके करंट अफेयर्स के सारे कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना भी पुराना डेटा हो, नया डेटा हो, आने वाला डेटा हो, सब ग्रुप में मिल जाएगा। सीक्वेंस में पड़ा है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है ना, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और आपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेक श्योर यार कर दिया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत भी है। ठीक है, नवाते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह भी हमारे पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है आज के न्यूज़पेपर में, GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम इसको लिंक करने वाले हैं। क्या बात हो रही है, एट 6.7% ग्रोथ स्लेट टू 5 क्वार्टर लो इन Q1। अब कहने का मतलब क्या है समझिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं GDP के बारे में, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और क्या होती है GDP, कैसे निकालते हैं, आज बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में। फिलहाल के लिए आर्टिकल में बात यह हो रही है, भारत की जो टोटल GDP है वो अप्रैल से जून 2024 में 6.7% से बड़ी है। तो जो हमारे टारगेट्स थे उससे हम थोड़ा सा पीछे हैं। GDP इतने बड़े लेवल से ग्रो नहीं की है जितना लेवल हमने यहाँ पर सोचा था। तो यहाँ पे आपको पूरा ये मैप दे रखा है, पूरा ग्राफ दे रखा है, और ईयर ऑन ईयर जो भी GDP के अंदर में चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को यहाँ पर शो कर रखा है। जैसे मार्च 2023 के अंदर में 6.2% से GDP ग्रो की, फिर जून 2023 के अंदर में 8.2% हो गया, देन सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024। तो यही बोला जा रहा है, जो हमारा अब की बार 2024 का पर्टिकुलर ईयर देखोगे तो मार्च 2024 में ये 7.8% थी, जबकि जून 2024 में ये 6.7% है। तो इस वजह से बोला गया है कि ये 6.7% वाली जो GDP है, यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है वो लास्ट वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, 6.7% पहुँच गई है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। अब एग्ज़ाम में दोस्तों ये सब नहीं पूछा जाता है, आपको पता होगा। इकॉनमी के जब भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हो तो ये परसेंटेजेस वगैरह मत पढ़े करो, मतलब बस खाली आपने पढ़ लिया है, ये आपको पता चल गया है कि हाँ करंट समय पर क्या स्थिति है, अब नेक्स्ट क्वार्टर की फिर से चेंज हो जाएगी, तो आगे ये चीज़ें बदलती रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, पहली चीज़ पता ये होनी चाहिए आखिरकार ये GDP जो है ये होती क्या है, यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। हमने कई बार सुना है, देखो इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टर्म है, हम ऐसे कह देते हैं कि जो GDP है ये हमारे देश की ओवरऑल इकॉनमी है ना। लेकिन GDP में होता क्या क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ें आती है। अगर हम GDP को निकालना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, C+I+G+X-M, ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप निकाल दोगे ये टोटल जो नंबर निकल कर आ जाएगा वो आपका यहाँ पर GDP कहलाएगा। कहने का मतलब है हमारे देश के अंदर जितना भी कंजम्पशन हो रहा है पहले तो वो अमाउंट ले लो, फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अमाउंट ले लो, फिर उसके बाद G से है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के जितने भी खर्चे हैं वो ले लो,
है ना। उसके अलावा फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया है इंपोर्ट किया है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो ले लो। इन सब को काउंट कर लो, इन सबको मिला दोगे, ऐड कर दोगे तो टोटल यहाँ पर आपकी जीडीपी बन जाएगी। जीडीपी मिल जाएगी, देश में कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, सरकार ने खर्चे कितने किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देश की अर्थव्यवस्था इस लेवल पर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आपको निकाल के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी। इसी के बेसिस पे हमारी जीडीपी निकल कर आती है। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसी आर्टिकल में अगर आप देख पाएंगे एक पोर्शन तो ये हो गया, बगल में एक छोटा सा आर्टिकल और लगा दिया गया है, पेज नंबर 13 पर भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अभी जुलाई के महीने में अगर आप देख पाएंगे तो जो हमारी कोर सेक्टर्स, जो हमारे 8 मेजर कोर सेक्टर हैं, इनमें 6.1% की ग्रोथ हुई है, जबकि जून के महीने में ये 5.1% के आसपास की थी। तो एक तरफ जीडीपी अगर आप पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कोर सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी हुई है। इंडिया की जो 8 कोर सेक्टर हैं ये 6.1% से जुलाई के महीने में ग्रो हुआ है, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में मेंशन किया गया है। अब दोस्तों ये कोर सेक्टर्स कौन सी हैं, और बार बार बोला जा रहा है यहाँ पर इंडिया के 8 कोर सेक्टर। तो ये 8 कोर सेक्टर बेसिकली हमारी 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। 8 मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? पहला कोयला इंडस्ट्री, देन उसके बाद में कच्चे तेल की इंडस्ट्री, देन नेचुरल गैस, देन रिफाइनरी, उसके अलावा स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इनके नाम ध्यान रखिए, कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर में कुछ में ग्रोथ हुई है, कुछ में यहाँ पर थोड़ा सा स्लिड भी देखने को मिला है, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। और जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि इकॉनमी की जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये परसेंटेजेस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतनी ध्यान नहीं रखनी होती है, प्लीज़ इसको याद रखिए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ में लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी का फिर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साइक्लोन। साइक्लोन अभी जून के महीने में एक चर्चा में था, वापस से चर्चाओं में आ चुका है, और अब की बार थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस वाले साइक्लोन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, बन सकता है नहीं, बनेंगे बहुत सारे एग्जाम जो होने वाले आने वाले समय पर। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि अब की बार ये जो साइक्लोन बन रहा है जिसकी चेतावनी आईएमडी ने दी है वो अरेबियन सी में बन रहा है। तो कहोगे अरेबियन सी में नहीं बनता क्या? देखो अरेबियन सी में भी साइक्लोन आते हैं, लेकिन 1976 से अभी तक यहाँ पर कोई साइक्लोन नहीं आया है। तो 1976 के बाद में पहला साइक्लोन स्टॉर्म तैयार हो रहा है अरेबियन सी में, जो हिट करेगा गुजरात को, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो अभी जो साइक्लोन आ रहा है इसका नाम है आसना। आसना, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। और ये साइक्लोन कहाँ पे बन रहा है? गुजरात के पास में बन रहा है, जिसकी वजह से गुजरात में भारी भरकम बारिश भी हो रही है। ठीक है, ये बताया गया। और अभी 48 घंटे, आने वाले जो 48 घंटे होंगे उसमें तबाही हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। और आईएमडी ने यह भी बोला है कि देखिए बारिश से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है वो गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान भी गई है। और अभी यहाँ पे इस साइक्लोन को देखते हुए 18,000 लोगों को वहाँ से रिलोकेट कर दिया गया है, उनको हटाकर दूसरी सेफ जगह पर पहुँचा दिया गया है, क्योंकि अगर वो तट के किनारे प्रेजेंट रहेंगे तो ये जो चक्रवात है ये बुरी तरह से तबाही अगर मचाता है तो उन सभी लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो ये साइक्लोन आसना है, ये जो नाम है असना, ये किसने दिया है? ये पाकिस्तान ने दिया है। प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अभी नाम कैसे देते हैं साइक्लोन को? कभी भारत देता है, कभी पाकिस्तान देता है, कभी ओमान देता है, ऐसा क्या प्रोसेस हम अपनाते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोला जा रहा है कि 1891 से लेकर 2023 के बीच में केवल 3 साइक्लोन बने हैं अरेबियन सी में, और जो ये सारा डेटा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। फिर उसके बाद जो आखिरी साइक्लोन था वो 1976 में देखने को मिला। नाउ फाइनली यहाँ पर अब इतने सालों बाद एक और साइक्लोन बन रहा है, कहाँ पर? अरेबियन सी में। देखिए दोस्तों ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये अरेबियन सी है, और इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ज़्यादातर साइक्लोन्स आपने देखे होंगे बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और ऊपर जाकर इन वाले एरियाज़ में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, इन सब एरियाज़ में हिट करते हैं।
अभी बन रहा है कहाँ पर, अरेबियन सी में, वो भी इस वाले पर्टिकुलर रीजन में। इसका जो लोकेशन दिखाया गया है वो ये है। तो जो साइक्लोन आसना है दोस्तों इस तरीके से बनेगा और ऐसे इस पूरे रीजन को हिट करेगा। जहाँ पे हमारा गुजरात, ये गुजरात का जो हिस्सा है, गुजरात का जो ऊपर कच्छ वाला रीजन है, स्पेशली ये वाला पोर्शन, ये अफेक्ट हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपके पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन का रेंज होने वाला है। इस साइक्लोन आसना की हम लोग बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में वार्निंग जारी की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखो इस साल ना, ये आज से मैं कुछ महीनों पहले वाली बता रहा हूँ, साइक्लोन रीमल भी बनाया था। साइक्लोन रीमल यहाँ पर अभी बंगाल के पास में आया, तो इस साल साइक्लोन रीमल भी चर्चा में था, तो बे ऑफ बंगाल वाला है ये। लेकिन अभी के समय पर साइक्लोन आसना है, ध्यान रखिएगा, ये भी रेलिवेंट है क्योंकि ये हमारा अरेबियन सी में बन रहा है। अब जितने भी ये साइक्लोन्स आते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सभी के सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। अब आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? चलिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वर्ल्ड मैप है, और ये यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे वाली लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर में जो पूरा रीजन है ये पिंक कलर का दोस्तों, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और इस पर्टिकुलर दायरे में जो भी साइक्लोन्स, जो भी चक्रवात आएंगे उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। यहीं पर मैं एक और चीज़ आपके लिए ऐड कर देता हूँ। देखो ये ना, जब भारत के पास में आएगा, यानी कि इस अरेबियन सी में कोई साइक्लोन बनेगा या इधर बे ऑफ बंगाल में अगर कोई साइक्लोन बनेगा, तो उसको हम साइक्लोन ही बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन ऐसा ही यहाँ पर तबाही या ऐसा ही बिल्कुल सेम चक्रवात अगर साउथ अमेरिका की साइड में आता है या सेंट्रल अमेरिका की साइड में आता है, तो उसको नाम बदल दिया जाता है। ये साइक्लोन की जगह हरिकेन कहलाता है ना। तो आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ आ जाती है कि हाँ उस पर्टिकुलर ओशन में या साउथ अमेरिका के पास में हरिकेन बना है जो इन कंट्रीज़ को हिट कर रहा है, तो वो हरिकेन कहलाता है। उसी प्रकार से यही साइक्लोन अगर हमारा जापान की साइड बनेगा तो दोस्तों वो टाइफून कहलाता है। और यही सिमिलर साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड बनेगा तो इसको हम विली विली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2005 में यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया की साइड जो साइक्लोन आता है उसको क्या बोला जाता है, तो विली विली बोला जाता है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका की साइड आएगा तो हरिकेन, भारत के आसपास यानी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में होगा तो साइक्लोन, उसके अलावा जापान की साइड होगा टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया की साइड होगा तो विली विली यहाँ पर इसको बोलेंगे। ये सब यहाँ पर आपको नेम वगैरह देखने को मिलेंगे। ये डेटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन ये है, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये बनते कैसे हैं? देखो हमारा जो गर्मी पड़ रही होती है, जब स्पेशली समुद्र का पानी है वो थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है, और तो गर्म होने के बाद में होता यहाँ पर एग्जैक्टली ये है कि उस समुद्र वाले हिस्से से पानी इवेपोरेट होगा, भाप बन के उठेगा। क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा। अब भाप बनकर यहाँ पर जो पानी है ऑब्वियस ही बात है इवेपोरेट होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद में जो हमारी ऊपर ठंडी हवा है उसके कांटेक्ट में आएगा। उसके कांटेक्ट में आने के बाद में ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यानी कि बादल बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही बादल बनने शुरू होंगे नीचे यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, यानी कि जो नीचे से गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही है। गर्म हवा, जब देखो कोई भी चीज़ गर्म होगी वो ऊपर उठने लगेगी, है ना। तो हवा जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है। तो जब हवा गर्म वाली ऊपर उठ गई तो नीचे जो जगह खाली थी, आसपास की जो ठंडी हवा है वो इस वाले एरिया को यहाँ पर आके भरना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोरलिस फोर्स लग जाती है। कोरलिस फोर्स की वजह से यहाँ पर ये जो हवा विंड बनती है दोस्तों, ये गोल गोल घूमने लगती है ना। तो इस तरीके से जो ये विंड्स है वो एक सर्कल के फॉर्म में घूमना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी, नीचे यहाँ पर ठंडी हवा इस जगह को लेती रहेगी, वो भी गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी। ऊपर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक भयंकर आंधी सी यहाँ पर बन जाती है, एक स्टॉर्म सा बन जाता है। और यही स्टॉर्म फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने तट वाले रीजन यानी कोस्टल एरियाज को हिट करता है। क्योंकि जाके ये रुकेगा कहाँ, किसी किनार पे ही तो रुकेगा। तो किनार पे जाके तबाही मचा के यहाँ पर ये पूरी तरह से थम जाता है। लेकिन फिर उसके बाद तबाही बहुत मचती है उस किनारे जहाँ पे साइक्लोन पहुँच जाता है। और ध्यान रखिए, साइक्लोन बनने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस चाहिए होती है। आपसे अगर मान लो कोई इंटरव्यू वाला है, सामने कोई पूछ ले आपसे, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या आपने कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, तो मान लो आपसे कोई क्वेश्चन बन गया कि रिसेंटली साइक्लोन चर्चा में था, बताइए ऐसी 3 या 4 कंडीशन कि जिसके बेसिस पे, यानी वो कंडीशन ज़रूरी होती हैं जिसके बाद साइक्लोन बनेगा। तो उसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर यही है कि जो हमारा समुद्र का सरफेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। अगर 27 डिग्री से कम है तो वहाँ पे साइक्लोन नहीं बनेगा। 27 डिग्री से ज़्यादा है, ये टेम्परेचर एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पानी गर्म होगा तभी यहाँ पर ये पूरा साइक्लोन बनेगा। इवेपोरेशन होगा, गर्म हवा उठेगी, वो लो प्रेशर बनेगा, जो अभी हमने समझा। दूसरी चीज़, कोरियोलिस फोर्स होनी यहाँ पे ज़रूरी है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल विंड की जो स्पीड है, जो हवा बह रही है, उसके अंदर में थोड़े वेरिएशंस होने ज़रूरी हैं। लो प्रेशर बनना ज़रूरी है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये कंडीशंस चाहिए होती हैं साइक्लोन्स को फॉर्म करने के लिए। अब देखो, साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना की साइड आएगा तो टाइफून कहलाएगा, हरिकेन। अगर हाँ देखो, सदर्न यूएसए या वेस्ट अफ्रीका की साइड आएगा तो उसको टॉर्नेडो भी बोलते हैं, आपने टॉर्नेडो का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया की साइड विली विलीज बोलते हैं। भारत में जो आएंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे अभी हमने देखा आसना नाम दिया गया, और आसना नाम यहाँ पे पाकिस्तान ने दिया। उसी तरीके से रीमल साइक्लोन अभी जून के महीने में चर्चा में था। तो इनका जो नामकरण है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ मिलकर करती हैं। पहली बात, इसके लिए एक बॉडी है, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर शामिल कर लिया। अब ध्यान रखिए, इंडियन ओशन के अंदर में जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर अगर साइक्लोन इस दायरे में आ रहा है तो अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की हैं, है ना, ऊपर ये कंट्रीज़ हो गई, फिर ये कंट्रीज़ हो गई। ये सब आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, इनका एक ग्रुप है। पता है इसमें कौन कौन से देश है? इसमें बांग्लादेश है, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये सब कंट्रीज़ मिलकर ये नामकरण करती हैं एक पर्टिकुलर साइक्लोन का। इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं वो बायएनुअल होते हैं, यानी भारत के अंदर में 2 टाइम पीरियड होते हैं साइक्लोन आने के। एक तो मार्च से लेकर मई के बीच में साइक्लोन आ सकता है, दूसरा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में साइक्लोन आ सकता है। तो रिसेंट यहाँ पे कुछ साइक्लोन जैसे ताउते का नाम सुना होगा, वायु, निसर्गा, मेकानु, उसके अलावा यहाँ पर फानी बहुत खतरनाक था, तितली, यास, ऐसे बहुत सारे साइक्लोन्स दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अरेबियन सी के साइक्लोन ये ऊपर नाम दिए गए, उसके अलावा बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स के नाम आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि अभी तो आपने बोला अरेबियन सी में साइक्लोन 1976 से अभी तक नहीं आया है ना, और अभी आप कह रहे हो कि ताउते, ये सारे साइक्लोन पहले आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर शायद मैंने वर्ड यूज़ ना किया हो, इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन भी कर देता हूँ कि बोला आर्टिकल में ये गया है कि 1976 में अगस्त के महीने में, क्योंकि अभी जो ये साइक्लोन आ रहा है ये अगस्त के महीने में आ रहा है, अगस्त का महीना तो चल रहा है। तो अगस्त के महीने में अरेबियन सी में जो साइक्लोन है वो लास्ट बार 1976 में आया था, और अभी तक 1976, 1964, 1944 ऐसे कुछ पर्टिकुलर रीजन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसे टाइम पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे जब जब साइक्लोन्स बने हैं। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है अगस्त, ये वर्ड यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना। ये देखो लिखा भी है, दिस इज़ द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द अरेबियन सी इन अगस्त सिंस 1976। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये कवर कर लिया था, ये साइक्लोन्स के नाम देख लिए थे। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है ना, ये साइक्लोन की एक कैटेगरी होती है। ये साइक्लोन जितनी ज़्यादा तबाही लगाएगा या जितनी ज़्यादा तबाही लाएगा, ये तबाही कब लाएगा? जब इसमें आंधी तूफान ज़्यादा होगा। तो उसमें उसके हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे एक होता है डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ पे जो हवा की स्पीड है दोस्तों वो 52 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। लेकिन धीरे धीरे ये साइक्लोन और ख़तरनाक होता चले जाता है जब जब यहाँ पर तूफान तेज होगा। जैसे एक होता है सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें यहाँ पर विंड स्पीड 88 से 117 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर ऐसी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है जब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी से यहाँ पर हवा चलती है, तो वो सब अपने साथ ले जाएगा। तो इस वजह से इनकी कैटेगरीज बांट दी जाती है। कैटेगरी 1 से यहाँ पर कम डैमेज होगा, कैटेगरी 2 में थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा, कैटेगरी 3 के अंदर में डैमेज बढ़ जाएगा क्योंकि हवा की स्पीड बढ़ रही है। ऐसी कैटेगरी 5 जो आती है वो कैटास्ट्रॉफिक होती है, यहाँ पे हवा के साथ जो भी आएगा सब कुछ यहाँ पे वो अपने साथ में बहा ले जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे भारत में साइक्लोन सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बात, देखो चक्रवात कहाँ बनेगा? समुद्र में बनेगा। तो भारत का एक बहुत बड़ी बाउंड्री जो है वो समुद्र के साथ में शेयर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं भारत की कोस्ट लाइन। कितनी बड़ी है? 7,516 किलोमीटर की ये कोस्ट लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यही वो रीजन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे रहता है साइक्लोन्स का। जैसे जो डार्क वाले रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, उससे लाइट वाले इसमें थोड़ा कम खतरा रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं।
अब साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, ये सब कंट्रीज़ हैं। इसमें कुछ कंट्रीज़ बाद में और ऐड कर दी गई थी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड है। इसके साथ साथ बाद में 2018 में इसमें कुछ देश और ऐड कर दिए गए, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन को ऐड कर दिया गया। तो ये 13 देश हो गए टोटल। तो ये 13 जो देश हैं ये मिलकर नामकरण करते हैं साइक्लोन्स का। साइक्लोन का नाम छोटा सा होता है, आपको पता होगा। जो नाम का मैक्सिमम लेंथ है उसमें 8 लेटर हो सकते हैं, 8 लेटर से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। इस वजह से आपने देखे होंगे यहाँ पर रीमल, फानी, तितली, यास, ताउते, अभी यहाँ पर आपको देख पाओगे नया वाला साइक्लोन जो अभी चर्चा में है ना, आसना। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आप देखोगे साइक्लोन्स जो मैंने आपको समझा है इसको लेकर कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है, चाहे 2014 हो चाहे 2013 हो, साइक्लोन्स को लेकर सवाल आए कि देखो एक बार तो यही पूछ लिया गया 2013 में कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण किया जाता है। लो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को बता सकते हैं आराम से, ठीक है। मज़ा आ गया। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे अगेन एक और आर्टिकल है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करने वाले हैं। ज़बरदस्त आर्टिकल जिसको पेज नंबर 10 पर भी कवर किया गया है। बताया ये जा रहा है 2700 से ज़्यादा जो हमारे साइंटिस्ट हैं भारत के टॉप फार्म रिसर्च बॉडी के अंदर में, उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से रिक्रूट किया गया है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिनों पहले लेटरल एंट्री का मुद्दा चर्चा में था या नहीं था? सरकार ने यहाँ पर एक प्रोविज़न लाया। सरकार यहाँ पर बोल रही थी कि हम लोग 40-45 लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से जो एक हाई पोस्ट होती है, यूपीएससी की पोस्ट होती है, वो पोस्ट देने वाले हैं। लेटरल एंट्री में आपको एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जो भी एक्सपीरियंस है, आपके पास में जो भी स्किल्स है, उसके बेसिस पे सरकार आपको पद दे देती है एक। तो ये कहलाता है लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे रिजर्वेशन दोस्तों नहीं होता है, ध्यान रखिए। आपकी जो मेरिट होगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो वही सिमिलर सिचुएशन या वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्रीकल्चरल बॉडी पे भी अप्लाई होता है। ये कौन सी बॉडी की हम बात कर रहे हैं? ICAR की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अभी मैं आपको ICAR के बारे में सब डिटेलिंग बताऊंगा, बट फुल फॉर्म है इसकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि हमारे कृषि क्षेत्र के रिसर्च को प्रमोट करने का काम करता है। उसमें नई नई रिसर्चेस करने का काम करता है, नए आविष्कारों के ऊपर में यहाँ पर फोकस करता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखिए। अब दोस्तों इस ICAR में बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रेजेंट हैं। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे लंबे समय से यानी साल 2007 से लेकर अभी तक 2700 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वो लेटरल एंट्री के माध्यम से रिक्रूट करे गए हैं। यानी कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, केवल उनका जो एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उसको देखकर यहाँ पर उनको अपना लेटरल एंट्री के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट में एक हाई पोजीशन की जॉब दे दी गई। जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर थोड़ी नाराज़गी भी दिखाई है। लोगों का यहाँ पर कहना यह है, देखो यहाँ पे बोला, रिपोर्ट्स ये भी जा रही हैं कि कई सारे साइंटिस्ट ने मांग की है, 3-4 हज़ार साइंटिस्ट मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लेटरल एंट्री के ऊपर रोक लगाई जाए। ये सही नहीं है रिसर्च जैसे ग्रुप्स के अंदर में, ऐसे ग्रुप्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो 25-25 साल से काम कर रहे हैं ICAR में, एग्ज़ाम देकर लगे थे, अभी तक वो उस पोजीशन पर नहीं जा पाए हैं जिस पोजीशन पर लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को पहुंचा दिया गया है। तो लेटरल एंट्री से बिना एग्ज़ाम क्रैक करे ही अगर यहाँ पे लोग पहुँच जाएंगे तो इससे नए लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, वो यहाँ पर उनको नहीं मिल पाएंगे। तो इसको हटाने की मांग की गई है, क्योंकि ये जो लेटरल एंट्री सिस्टम है इसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। SC ST उसके अलावा यहाँ पर दूसरे और भी हैं, तो इनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल बोलता है क्योंकि रिजर्वेशन इसमें अप्लाई नहीं है तो यहाँ पे हमारा संविधान वायलेट हो रहा है। जो राइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो राइट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इस लेटरल एंट्री की वजह से। तो ये मांग की जा रही है इसको हटाने की। आई होप आपको ये जो पूरा मामला है वो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे ICAR को लेकर क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICAR के बारे में जानना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो यह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इस बॉडी को बनाया गया था 16 जुलाई 1929 में।
तो आज के समय पर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत यहाँ पर इसको रजिस्टर किया गया था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, ध्यान रखिए, अब देखो ये ना पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ICAR जब आपसे पूछा जाएगा कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। जब आपसे पूछा जाएगा मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो एग्रीकल्चर की बॉडी है, तो सिंपल सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आएगा। ICAR का जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है। इसमें 102 ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में फैली हुई हैं। इन सब के साथ में ये कह सकते हैं दुनिया में एक बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर से संबंधित रिसर्च को लेकर बात कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और एपेक्स बॉडी है ये, जिसका मेन काम होता है हमारे पूरे देश के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करना हुआ, एजुकेट करना हुआ, फिशरीज़, साइंस हो गया एग्रीकल्चर से संबंधित, इन सब चीज़ों को लेकर काम करना। और अगर हम केवल आज के समय से ना देखें, इतिहास देखें, क्योंकि ये जो ICAR है कोई नई बॉडी तो है नहीं, क्योंकि 1929 में ही इसको बनाया गया था। देश की आज़ादी से पहले ही ये बॉडी आ चुकी है और देश में कई सारे बाद में रिवॉल्यूशन हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आई। उसके अलावा यहाँ पे हमने डेयरी प्रोडक्शन में, यहाँ पे आप देख पाओगे, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। अंडों का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा, मछलियों का प्रोडक्शन 16.8 टाइम्स बढ़ चुका है, दूध का प्रोडक्शन 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है 1950 से 2018 तक। अंडों का प्रोडक्शन 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है 1950 से 2018 के बीच में। तो ये सब कुछ हो पाया है केवल और केवल ICAR की वजह से। ICAR ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के ऊपर। तो इस बॉडी का अहम रोल है और यहाँ पर एग्ज़ाम दे के लोग क्या करते हैं, इन पोजीशंस को ले पाते हैं और लेटरल एंट्री से अगर ये पोजीशंस ले जा सकेंगी तो यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 25-26 साल से काम कर रहे हैं, हमको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है जो लेटरल एंट्री से लोगों को मिल जा रही है, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए, केवल स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ना अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए जो ICAR है ये ना, इसको ये आज के समय पर देख पाओगे तो ये शुरू करेगा एक फार्मर इनोवेशन फंड। उसके अलावा आपको पता होगा हम हर साल नेशनल फार्मर्स डे को ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे देश में हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, जहां पे हम अपने चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिर उसके अलावा दूसरे पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान रखिएगा ये नोबेल पीस प्राइज़ के विनर रह चुके हैं 1970 में। तो इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्राइज़ आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर रतन लाल जी को यहाँ पर ये विनर डिक्लेयर किया गया था इस प्राइज़ के लिए 2020 में। फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको नहीं भूला जा सकता, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनको भी यहाँ पर दोस्तों भारत के हरित क्रांति का एक जनक बोला जाता है, फादर बोला जाता है। तो ऐसे अवार्ड्स के यहाँ पर ये पहले रिसिपेंट बने। फिर हर साल हम वर्ल्ड फूड डे को भी 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित अलग से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फैक्ट्स हैं जिसको यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ICAR के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे अखबार में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। यहीं पर हम मोब लिंचिंग के बारे में बात करेंगे और काउ विजिलेंटिज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो एक आर्टिकल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे बात हो रही है 26 साल का एक माइग्रेंट वर्कर जो वेस्ट बंगाल से आया था, हरियाणा के अंदर में उसको इतना मारा एक भीड़ ने, तो भीड़ नहीं कह सकते, कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ पर उसको इतना मारा कि यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर ये जो केस है दोस्तों, ये काउ विजिलेंटिज्म का केस है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये देख पाओगे, जिन्होंने मारा है उस माइग्रेंट वर्कर को वो काउ विजिलेंटीज हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। काउ विजिलेंटीज यानी कि गौ रक्षक, ठीक है, जो यहाँ पर काउ प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। तो इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं। बताया जा रहा है जब वो अटैक हो रहा था तो उसमें ये सभी लोग शामिल थे। FIR वगैरह दर्ज करवाई गई है और उसके बेसिस पे यहाँ पे बोला जा रहा है जो यंग मैन है जिसको यहाँ पर मारा है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से आया था, एक माइग्रेंट वर्कर था।
लेकिन साथ ही साथ में बोला ये जा रहा है कि इन लोगों ने उस व्यक्ति को जो मारा है उसके पीछे का रीज़न है कि इन्हें शक था कि वो यहाँ पर क्या है, उसने बीफ खाया था। ठीक है, और ये लोग काऊ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा जो केस है वो सामने निकल कर आता है। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे केसेस लगातार नज़र आते हैं। हरियाणा से बहुत सारे केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस आर्टिकल को और एनालाइज करें, एथिकली देखें क्या सही है क्या गलत है, तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहा हूँ। बाकी उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना आपका काम है। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, हर चीज़ यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो ऐसे केसेस यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर भी निकल कर आए थे हरियाणा से, जहाँ पर शक था कि कुछ लोगों को कि एक गाड़ी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो गाय हैं उनकी स्मगलिंग हो रही है ना। फिर यहाँ पर उनको एज अ मीट प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा शक हुआ काऊ विजिलेंटीज़ को, जो यहाँ पे गौ रक्षक है उनको, और उन्होंने यहाँ पर उन 2 व्यक्तियों की मॉब लिंचिंग कर दी, है ना, उनको यहाँ पर मार दिया। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे उनको शक हुआ, उसके बाद ये स्टेप उन्होंने उठा लिया। तो जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, जब भीड़ यहाँ पे गुस्सा हो जाए किसी चीज़ को देखते हुए, उस भीड़ को लग रहा है कि वो गलत हुआ है या ये चीज़ गलत है, और उस भीड़ के अंदर जो गुस्सा भरा था वो गुस्सा यहाँ पर जब एक इंसान पे निकालें, मारते मारते कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, उस इंसान को अधमरा कर देते हैं या फिर जान से ही मार देते हैं। तो इसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग मतलब एक टारगेटेड वायलेंस बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे और वो एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ में या किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ में, या पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, उसके खिलाफ में यहाँ पर कह सकते हैं कि वायलेंस कर रहे होंगे। तो उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। जहाँ पे एक पूरी भीड़ है, वो यहाँ पर भीड़ का मानना यह है कि वो एक अपराधी को सज़ा दे रहे हैं और जो विक्टिम है उसको जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उनका मानना है, यानी भीड़ का मानना होता है। तो भीड़ ने क्या कर लिया है, पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया है, और हाथ में लेने के बाद में अब वही यहाँ पे न्याय कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। ये भीड़ के हिसाब से गलत हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो चीज़ गलत है ना। तो उसके बाद भीड़ यहाँ पे, भीड़ को लग रहा है वो गलत है, और इसमें कई सारे, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके बारे में। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है काऊ विजिलेंटिज्म का, या लिंचिंग इन द नेम ऑफ काऊ प्रोडक्शन। काऊ प्रोडक्शन के नाम पर यहाँ पर किसी को मार देना, इसको बोलते हैं काऊ विजिलेंटिज्म। ये भी बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है आर्टिकल के अंदर में एक सीरियस थ्रेट है, स्पेशली एक सेकुलर नेशन के लिए। एक ऐसा देश जो सेकुलर कंट्री है, सभी धर्म के लोग साथ में रह रहे हैं, वहाँ पे किसी के ऊपर शक है कि वो बीफ खा रहा है या कोई स्मगलिंग हो रही है, कोई ऐसी चीज़ के ऊपर में शक है, और उसके शक के बेसिस पे यहाँ पे उसको मार देना, इसको मतलब कह सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी गलत सी हो जाती हैं, ऐसा आर्टिकल में मेंशन किया गया। नाउ अब एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये जो मॉब लिंचिंग है इसके पीछे का मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। जो ये भीड़ जब गुस्सा हो जाते हैं किसी इंसान को लेकर, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि वो पूरी भीड़ यहाँ पर एक इंसान को मार दे रही है। रीज़न यह है, कई बार बायसनेस भी नज़र आता है। देखो, मॉब लिंचिंग जो होती है, जब भीड़ तंत्र कहलाता है, ये एक हेट क्राइम है ना, जो कभी कभी यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी हो जाता है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल की वजह से, या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर में। और अभी के समय पर देख पाओगे जो ये काऊ विजिलेंटिज्म का कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ समय पर तेज़ी से बढ़ा है। आर्टिकल ये बोलता है कि हिंदू रिलीजन के अंदर में देखो, जो गाय होती हैं उनको हम माता मानते हैं, पूजते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों कई बार ना ये जो काऊ विजिलेंटिज्म जैसी चीज़ें हैं, जो गौ रक्षक हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो काऊ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। फिर कई बार कोई फेक न्यूज़ फैल जाती है कि भाई यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो कोई फेक न्यूज़ के बेसिस पर भी यहाँ पर इस तरीके के काऊ विजिलेंटिज्म के केसेस यहाँ पर हो जाते हैं। फिर बात आता है लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस। देखो, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ अपने हाथ में सारे नियमों को ले रही है, उसके पीछे के कई बार रीज़न होता है हमारे पास में तेज़ी से किसी को न्याय ना देने की क्षमता। हाँ, ना देने की क्षमता ही बोला जाएगा, क्योंकि आज जो है जस्टिस तेज़ी से नहीं दिया जा सकता। और ऐसा हो रहा है, जब भी कोई पर्टिकुलर केस होगा, भीड़ को लग रहा है यार केस जाएगा, साल ब साल ऐसे ही घसीटता रहेगा, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर हम अपने हाथ में ही इस लॉ को लेते हैं, और बिना डरे, यहाँ पर बिना परिणाम के वो भीड़ सीधा एक्शन ले लेती है उस व्यक्ति के खिलाफ में। तो ये भी यहाँ पर एक रीज़न बन जाता है मॉब लिंचिंग का। फिर बात आती है एक और, इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास में कह सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होना, या
आज आप देखते भी होंगे कई बार लोगों को ना ये जो नियम कानून है, लीगल प्रोसेस है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे ज़्यादातर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। तो विश्वास ना होने की वजह से भी यहाँ पर जो ये लोग हैं वो ऐसे मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मॉब लिंचिंग वाला जैसा पूरा मामला है वो सामने निकल कर आता है। तो मॉब लिंचिंग के पीछे कारण क्या हो सकता है वो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। लेकिन आपको पता है, अगर हम लॉज देखें, कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है? यहाँ पे मॉब लिंचिंग से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि संविधान हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, ऐसे और भी राइट्स हैं। तो मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं इन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर देता है, ये बोला गया। राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की यहाँ पर बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर ही मॉब लिंचिंग हो गई। तो अगेन यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है। तो ये यहाँ पर बोला गया। अब सवाल यह है, तो क्या मॉब लिंचिंग के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया, या कोई गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले रही है? क्या गवर्नमेंट ने कई सारे कदम लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद कई सारे जजमेंट्स दिए हैं मॉब लिंचिंग को लेकर। दोस्तों, ये बात है जुलाई 2017 की। एक केस होता है तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें मॉब लिंचिंग को लेकर, मॉब वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर शेयर किए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मॉब लिंचिंग कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग एक हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है। ये एक सबसे भयानक तरीका है यहाँ पर जस्टिस दिलवाने का या लॉज को हाथ में लेने का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की कि भाई राज्य सरकारों को बोला कि भाई आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कोई भी मॉब लिंचिंग का केस आएगा, तुरंत यहाँ पे उस केस को डील करा जाए और तुरंत यहाँ पे जिसके साथ में जो गलत हुआ है न्याय दिया जाए। फिर बात आई स्पेशल टास्क फोर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, और इस स्पेशल टास्क फोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा कि वो सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को गैदर करें, जितने भी लोग इसमें शामिल थे, किसी ने हेट स्पीच फैलाई है या कोई गलत उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दिए हैं, फेक न्यूज़ फैलाई है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है ना, मॉब लिंचिंग के ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं कि किसी के खिलाफ गलत खबर फैला दी, कुछ हेट स्पीच दे दी, तो जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो गई। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो जो शामिल है सबकी रिपोर्ट तैयार करवा के यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करना, इसके लिए यहाँ पर कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स को बनाने की मांग की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का मुद्दा भी रखा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना यह है कि देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट है, इनसे बोला कि भाई आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह को मैं मतलब कुछ डेटा दे रहा हूँ, कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। और यहाँ पे कोई भी विक्टिम है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में मॉब लिंचिंग हुई है, उसके परिवार वालों को कम से कम कंपनसेशन दो, है ना, उसके परिवार वालों को मुआवजा देना होगा। ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर करंट समय पर दोस्तों केवल 3 राज्य हैं, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जिन्होंने मॉब लिंचिंग के खिलाफ में प्रॉपर कानून लेकर आ चुके हैं। वैसे हाँ, झारखंड वाला भी आपको पता होगा, झारखंड असेंबली ने भी यहाँ पर एक बिल पास किया था 2021 में, जहाँ पे मॉब वायलेंस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ में इस तरीके के कई सारे नियम कानून आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो मॉब लिंचिंग है वो सही है, सही तरीका है जस्टिस दिलवाने का, या गलत तरीका है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिखिए, है ना, और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में, प्रॉपर जो आपके रीज़न्स है, ठोस रीज़न्स के साथ में लिखना। जो भी चीज़ कोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। एक बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करना, ठीक है, जिसका मतलब बेस्ट चीज़ होगी। या दोनों पक्ष में आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं पक्ष में क्यों नहीं होना चाहता, इसके अगेंस्ट में क्यों होना चाहता। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। वैसे तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे डेली आपको मेंस का क्वेश्चन देता ही हूँ मैं। तो सवाल आज का ये है, व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग क्या है, और आखिरकार कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में मॉब लिंचिंग बढ़ रही हैं? कुछ मेजर्स सजेस्ट कीजिए ताकि मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सके। तो क्वेश्चन यह है, मॉब लिंचिंग क्या है? भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ना दोस्तों, आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और अब आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन, क्योंकि आज सैटरडे है। आपको पता है फ्राइडे और सैटरडे में एडिटोरियल्स कम आते हैं। एक पेज पे तो पूरा खाली रहता है, दूसरे पेज पे एक आधा आर्टिकल मिल जाते हैं। आज एक न्यूज़ आर्टिकल है। आपको पता होगा ओलंपिक्स अभी यहाँ पे पेरिस में हुए 2024 के, उसमें भारत ने यहाँ पे परफॉर्म किया और भारत का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहा पहले के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से इंडिया में जो हमारा ओलंपिक्स अब की बार का वो इतना अच्छा नहीं रहा, वो सब चीज़ें राइटर यहाँ पर शेयर करते हैं। और हमें आगे के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी होंगी जिससे 2036 में भारत ओलंपिक्स को होस्ट करेगा अपने देश में। तो अपने देश में होस्ट करते हुए तो कम से कम हमें ज़्यादा मेडल्स लेकर आने होंगे, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वैसे दोस्तों इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 16 अगस्त को ये मैंने एडिटोरियल पढ़ाया है। चाहो तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फटाफट एक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आए। देखिए, अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 का जो गेम्स है वो देखने को मिले। इंडिया ने 71वें नंबर पे फिनिश किया। 71st रैंक आई है भारत की इस बार यहाँ पे इस ओलंपिक्स में, जबकि टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक्स है वहाँ पे 48th प्लेस पर हमने ख़त्म किया था। हमने 6 मेडल्स जीते हैं, उसके बावजूद भी 71st प्लेस पे, क्योंकि दोस्तों अब की बार गोल्ड मेडल एक भी नहीं आ पाया। आपको पता है 5 ब्रॉन्ज मेडल आए और 1 सिल्वर मेडल आया। अब वो मेडल कहाँ कहाँ पे आए? मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई वेमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर में। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं। स्वप्निल कौसाले ये ब्रॉन्ज मेडल। देन इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। अमन शेरावत ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में टोटल 5 ब्रॉन्ज मेडल हो गए और 1 हमारा सिल्वर मेडल हो गया। इसके बाद हमारी जो रैंक है वो 71st पे यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा, जबकि एक ही मेडल जीत पाया, वो भी गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जैवलिन थ्रो में जीता, ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल को जीता। तो ये दोस्तों करंट समय पर स्थिति रही है हमारे इस बार के ओलंपिक्स के अंदर में। तो जो हमारा पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, इसमें क्या क्या सिनेरियो रहा ये मैंने आपको बता दिया। कई सारे रिकॉर्ड्स हुए, जैसे मनु भाकर पहली इंडियन वेमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग वाली कैटेगरी में मेडल को जीता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, जैसे भारत ने 3 शूटिंग मेडल्स अब की बार यहाँ पर जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में। फिर उसके बाद लक्ष्य सेन जिनका फोटो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये पहले इंडियन बने जो सेमीफाइनल्स में, स्पेशली मेन बैडमिंटन्स में सेमीफाइनल में पहुंचे ओलंपिक्स के अंदर में, और चौथे प्लेस पर इन्होंने यहाँ पर ख़त्म किया। फिर एक और ख़तरनाक सी चीज़ इस बार भारत के साथ में हो गई। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची। फाइनल में पहुंचने के बाद, क्योंकि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ये रेसलिंग कर रही थी, तो अभी होता यह है कि फाइनल में पहुंचने के बाद में इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था, 100 ग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और एक भी मेडल इनको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये भी एक केस अब की बार हमने और पहले पेरिस में ओलंपिक्स के अंदर में देखा। और अभी तक अगर हम देखें 2024 तक, तो भारत के पास में जितने भी ओलंपिक्स में टोटल 41 ओलंपिक मेडल्स अभी तक हमारे पास में आए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पॉपुलर मेडल नॉर्मन का आपको एक मेडल देखने को मिलेगा। 1900 के समय पर सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। केडी जाधव ब्रॉन्ज मेडल आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कर्नम का ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेगा। अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल नजर आएगा। नीरज चोपड़ा का गोल्ड 2020 टोक्यो का, वो सबको याद रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडल्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इंडिया ने अभी तक 41 ओलंपिक मेडल्स को यहाँ पर हासिल किया है। लेकिन पता है, राइटर यही बोलते हैं कि इंडिया में ओलंपिक्स के अंदर में अब की बार हमारा इतना परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं गेम्स में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बेटर कर नहीं रहे हैं। रीज़न ये है कि भारत में पहला स्ट्रगल यही है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है करंट समय पर। हमारे पास में सिस्टमेटिक इशू हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप देख पाएंगे तो शुरू से ही स्कूल के समय पर ही देखा जाता है कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर है।
फिर उसको यहाँ पे आगे उसके टैलेंट को और रिफाइन किया जाता है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सारा सपोर्ट मिलता है, तभी जाके ये चाइना यूएस जैसी कंट्रीज़ इतने सारे मेडल्स को जीत पाती हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास में प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, कोच एक्सपर्ट्स नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो फेस करने को मिल जाती है। आप देखिए, एक शर्म की बात, जहाँ पे एक प्लेयर है उसको क्राउड फंडिंग इकट्ठी करनी पड़ रही है, लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद यहाँ पे उसने ट्रेनिंग की, देन उसके बाद में पार्टिसिपेशन किया, तो ये सही थोड़ी है यार। तो ये भी एक समस्या है। तीसरी समस्या यह है, ओलंपिक्स की वैल्यू यार इतनी है नहीं। इंडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओलंपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या है ओलंपिक्स यार, क्या करना जानकर, लेकिन क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है। तो इंडिया में क्रिकेट डोमिनेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई भी गेम है तो उसमें सबसे पहले नाम क्रिकेट ही है। तो स्पोर्ट्स कल्चर में क्रिकेट का डोमिनेंस होना ये कहीं ना कहीं ओलंपिक्स के अंदर में एक बड़ी रुकावट पैदा कर देता है। कोई यहाँ पर ओलंपिक्स में इस समय पर इतना बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता या जा नहीं रहा है, इंटरेस्ट लोगों का इतना डेवलप नहीं हो पाता। फिर एक और रीज़न है करंट समय पर अच्छा ना परफॉर्म करने का, वो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। भारत का जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करता है कि भाई यहाँ पर चुन लिया किसी को और उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, फिर उसके बाद में भेज दिया गेम के अंदर में। लेकिन वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने के लिए आपको कई सालों की मेहनत लगती है, लगातार उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब जाके यहाँ पर आप कह सकते हो सपोर्ट मिलेगा। उसको सपोर्ट करना होगा पूरे करियर में, हमेशा हमेशा के लिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। फिर एक और प्रॉब्लम भी है, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर का बहुत बड़ा एब्सेंस आपको नज़र आएगा। कहने का मतलब यह है, हमारे सोसाइटी में स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे तो वो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करते। वो यहाँ पर दूसरा डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी फील्ड्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वो देखेंगे स्पोर्ट को कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कब तक खेलोगे, है ना, खेल खेल के क्या हो रहा है ना, इससे अच्छा पढ़ाई करो, कुछ बनो। तो इस चक्कर में भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और ये भी एक समस्या बन जाती है हमारे स्पेशली स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए। नाउ अब क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट कैन इंडिया डू टू इम्प्रूव इट्स ओलंपिक परफॉर्मेंस। हम क्या कर सकते हैं अपने ओलंपिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। राइटर बोलते हैं हमें ग्रास रूट डेवलपमेंट करना होगा, शुरू से ही यहाँ पर टैलेंट को पहचानना होगा। स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स के में, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको अलग करा जाए और उन पर शुरू से इन्वेस्टमेंट किया जाए, तब कुछ साल बाद जाके यहाँ पे वो स्पोर्ट्स में खेलने के बाद में ओलंपिक्स में बड़े बड़े मेडल्स इंडिया के लिए लेकर आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेस्ट कोच लाने होंगे, बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स लेकर आने होंगे, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तब जाके चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। क्योंकि दोस्तों करंट समय पर कुछ छोटे छोटे देश हैं, जमाइका, ग्रेनेडा, ऐसे देश जिसमें से कई सारे देशों के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, वो इंडिया से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर में, क्योंकि वो लगातार स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भारत को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अपने एथलीट्स को और ज़्यादा एम्पावर और मजबूत करने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, सरकार को लगातार इन्वेस्टमेंट करना होगा स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। स्पोर्ट्स एज अ करियर को सपोर्टिव वे में दिखाना होगा, तब जाके यहाँ पर या पेरेंट्स या सोसाइटी है वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपने एथलीट्स के नंबर्स को इंक्रीज़ भी करना होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास में एथलीट्स कम हैं जो बहुत कम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको कम से कम तो इंक्रीज़ करना होगा ना। आज अमेरिका, जापान के एथलीट 600, है ना, ऐसे ऐसे एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के बहुत कम एथलीट्स यहाँ पर जा रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर में। तो इसको इंक्रीज़ करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन, जिसमें हमारे एडिटोरियल, शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, एनालिटिकल बेस्ड जितने आर्टिकल थे वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं। चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, कुर्स्क रीजन एक बहुत ही अहम शहर है जो बेसिकली रशिया के कौन से हिस्से में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया था। है तो रशिया में, ये पता है, लेकिन रशिया के कौन से हिस्से में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न रशिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मैप देखें तो ये है रशिया, ये वेस्टर्न साइड में रहा कुर्स्क रीजन। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सिंपल है। ये रहा यहाँ पर कुर्स्क रीजन। ठीक है, चलिए ना इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।